नमस्कार, स्वागत है राज्यसभा टीवी में आपके साथ। मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी। बिहार, असम समेत लोकसभा चुनाव के पहले दौर की 91 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का हो सकता है ऐलान। उधर देहरादून रैली में राहुल गांधी ने हर गरीब को न्यूनतम आय गारंटी का किया वादा। सीपीएम ने भी जारी की 45 उम्मीदवारों की सूची। भ्रष्टाचार, गंदगी और सामाजिक बुराई से लड़ने वाला हर मेहनतकश भारतीय है चौकीदार। प्रधानमंत्री मोदी ने मैं भी चौकीदार हूं अभियान के लिए वीडियो किया जारी। कहा, देश की सेवा करने के लिए मजबूती से खड़ा है आपका चौकीदार। फर्जी और बनावटी मुद्दों से चुनाव में नहीं मिलता फायदा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ब्लॉग में लिखा, विपक्ष के पास नहीं है वास्तविक मुद्दे। नकारात्मक एजेंडा के तहत विपक्ष चला रहा है अभियान। मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी की सूची में शामिल कराने के लिए भारत जारी रखेगा प्रयास। अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड कर रहे हैं चीन से सहमति बनाने के लिए बातचीत। संयुक्त राष्ट्र महासभा में खुली बहस के प्रस्ताव पर भी विचार। और छत्तीसगढ़ की लोक गायिका तीजन बाई को पद्म विभूषण सम्मान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पर्वतारोही बछेंद्री पाल, क्रिकेटर गौतम गंभीर और अभिनेता मनोज वाजपेयी समेत कई हस्तियों को पद्म पुरस्कार से किया सम्मानित। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में चल रही है, जिसके बाद पार्टी लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नामों की पहली सूची जारी कर सकती है। इस सूची में अधिकतर नाम पहले चरण में होने वाले मतदान वाली सीटों से संबंधित हो सकते हैं, जिसमें बिहार, असम, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्य शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होने वाली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह कर रहे हैं। पहले चरण में 91 सीटों के लिए 11 अप्रैल को मतदान होगा। और आइए इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा का। पंचानन, कितना अहम है ये बैठक और क्या माना जाए पहले चरण के लिए जो उम्मीदवारों की को तय करना है, उसको लेकर आज वृहद तौर पर चर्चा हो रही है? जी अभिलाषा, देखिए बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर ये बैठक इसलिए हो रही है क्योंकि पहला चरण है 11 तारीख को, 11 अप्रैल को, और 91 सीटें हैं उसमें। और तो ये माना जा रहा है कि पहले चरण के लिए कम से कम जो चुनाव की जो सीटें हैं उनकी घोषणा यहाँ पर हो सकती है। हालांकि जैसे पहला चरण में उत्तर प्रदेश भी शामिल है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो चर्चा है उसको कल के लिए रखा गया है। कल अमित शाह उस पर बैठक करेंगे, लेकिन आज केंद्रीय चुनाव समिति की यहाँ पर बैठक चल रही है। अमित शाह की जो पार्टी अध्यक्ष उनकी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बैठक में शामिल होने के लिए आ चुके हैं। साथ ही यहाँ पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हैं, गृह मंत्री राजनाथ सिंह हैं, अरुण जेटली हैं, तमाम बड़े नेता हैं जो इस कमेटी के मेंबर हैं। और इस बात पर चर्चा हो रही है कि जो टिकट का बंटवारा है वो किस तरह से हो। जो हमको सुनने में आ रहा है वो ये है कि जो बड़े चेहरे हैं, खासकर जो मंत्री रहे हैं, उनका टिकट वापस उनको फिर से मिल सकता है। तो ये एक बड़ी जो बात यहाँ पर इस समिति की जो बैठक से पहले हमको सुनने को मिल रही है वो ये है। और लेकिन पार्टी ये भी ध्यान रखेगी कि किस तरह से जब चुनावी रणनीति बनानी है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उसको मिले, क्योंकि हमने देखा था कि 2014 में जो रणनीति थी वो बड़ी कामयाब रही। तो इस बार भी जो पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं और उनका जो काम का जो हिसाब किताब उनसे बीजेपी ने पहले भी मांगा था, उस आधार पर टिकट देने की तैयारी यहाँ पर हो सकती है। तो काफी अहम बैठक है और ये बैठक काफी देर तक चलेगी क्योंकि इसमें लंबा चुनावी मंथन होता है, काफी ज्यादा सीटों की इसमें चर्चा हो सकती है।
तो ये देर तक भी चलने की उम्मीद है। उसके बाद एक सूची यहाँ पर जारी होती है और माना जा रहा है कि लगभग 100 सीटों के आसपास इसमें घोषणा इसमें हो सकती है, जिसमें कि बिहार जैसा राज्य वो भी एक अपने अपने प्रमुख है, असम है, अरुणाचल है, इसके अलावा कई और राज्य भी हैं जिसपे यहाँ पर सीटों पर चर्चा हो रही है और मंथन लगातार चल रहा है। जी बिल्कुल पंचानन, लेकिन अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव से इस बार के चुनाव को देखें तो कुछ चुनौतियां भी हैं बीजेपी के लिए। खासतौर पर अगर हम जातीय समीकरणों की बात करें, अगर महागठबंधन से ही हम जो चुनौतियां मिलेंगी उसकी हम बात करें, तो क्या माना जाए, क्या उस फॉर्मूले पर भी इस बैठक पे चर्चा होगी? बिल्कुल, देखिए बीजेपी भली बात इस बात से अवगत है कि 2014 की तुलना में 2019 का चुनाव और यहाँ और खासकर जो रणनीति है वो बिल्कुल अलग तरह से होने वाला है। उसका कारण यही है कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी का चेहरा बीजेपी की ओर से और बनाम पूरा विपक्ष एक साथ एकजुट गठबंधन बनाने की जो कोशिश है, यानी महागठबंधन, उसको कहा जा रहा है कि वो दो एक धड़े होंगे जो बड़े होंगे, जो जिनके बीच में बड़ा मुकाबला होगा। जैसा कि हमने देखा कि भारतीय कांग्रेस ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बीएसपी और सपा, उनके साथ उनका अलायंस नहीं हो पाया, लेकिन इसके अलावा कई और राज्य हैं जहां पर कि कांग्रेस अलग अलग राज्यों के छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो जगहों के हिसाब से चीजें तय की जा रही है और बीजेपी की कोशिश लगातार ये है कि हमने देखा कि कई ऐसी ज्वाइनिंग्स यहां पर भी पार्टी ने कराई है जो अपोजिशन पार्टी की, चाहे उड़ीसा हो या बंगाल। इस बार सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी का बंगाल और उड़ीसा पर ही दिख रहा है और अमित शाह जो उनका लगातार ये दावा भी रहा है कि लगभग 23 सीटें पश्चिम बंगाल, जहां पर 42 सीटें हैं, वहां से वो लेकर पार्टी आने की पूरी कोशिश करेगी। तो कई ज्वाइनिंग्स भी हो रही हैं और कई सारे जो ब्लॉक हैं, यानी कि रणनीतिक गठबंधन, वो भी बनाए जा रहे हैं। तो इन सब बातों पर चर्चा होगी कि कौन सा पोटेंशियल कैंडिडेट है और किस सीट पर क्या जातीय समीकरण है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। और पार्टी लगातार ये बात कहती भी रही है कि एससी एसटी से लेकर ओबीसी के लिए जहां भी कोई दिक्कतें आई, सरकार ने उसको तुरंत हल करने की कोशिश की, जिससे मैसेज जाए कि भारतीय जनता पार्टी जो आरक्षित वर्ग है उनके हित के लिए भी बात करती है और सामान्य वर्ग के लिए भी यहाँ पर बात हो जाती है। तो सभी को शामिल करने की कोशिश है और इन्हीं समीकरणों को साधते हुए टिकट का बंटवारा देखने को मिल सकता है। अभिलाषा, चलिए पंचानन, आप नजर बनाए रखें इस बैठक पे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी हमें देने के लिए। तो जैसा कि पंचानन बता रहे थे कि लगभग 100 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है और इसके लिए बेहद ही अहम बैठक जारी है बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर खुद को चौकीदार बताते हुए ट्वीट किया है और कहा है कि ना सिर्फ मैं बल्कि इस देश का हर नागरिक चौकीदार है। उन्होंने कहा कि आपका चौकीदार देश की सेवा कर रहा है और देश की प्रगति के लिए जो भी व्यक्ति मेहनत कर रहा है वो चौकीदार है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश का हर व्यक्ति जो भ्रष्टाचार, गंदगी और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ रहा है वो चौकीदार है। देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी व्यक्ति कठिन परिश्रम कर रहा है वो चौकीदार है। आगे उन्होंने लिखा कि मैं अकेला नहीं हूं, आज देश का हर नागरिक कह रहा है कि मैं भी चौकीदार हूं। उन्होंने एक हैशटैग का भी इस्तेमाल किया है जिसमें लिखा है मैं भी चौकीदार, हैशटैग मैं भी चौकीदार। अपने ट्वीट के साथ पीएम ने एक वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में देश के अलग अलग राज्यों के लोगों को नए भारत की कल्पना के साथ जोड़ते हुए दिखाया गया है और गाने की एक पंक्ति झूठ पर प्रहार करती है। वो पंक्तियां इस प्रकार है, झूठ के कपाल पर सत्य का प्रहार है। आइए देखते हैं उस वीडियो का एक अंश। मैं नए भारत की कल्पना से सहमत विचार हूं, मैं भी चौकीदार और इधर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग की सीरीज एजेंडा 2019 के छठे भाग को फेसबुक पर लिखा है और इसका शीर्षक दिया है अ कैंपेन ऑफ फेक इश्यूज नेवर वर्क्स। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस सीरीज में एनडीए सरकार के खिलाफ विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे मुद्दों को फर्जी बताया है। जेटली का कहना है कि नकली मुद्दों का अभियान कभी काम नहीं करता।
जेटली ने लिखा है कि भारतीय लोकतंत्र की असली ताकत मतदाताओं में निहित सहज ज्ञान है। इस सीरीज में वित्त मंत्री ने 13 मुद्दों पर सरकार को घेरने के विपक्ष के अभियान को फर्जी बताया है। ये मुद्दे हैं राफेल, जज लोया की मृत्यु, बैंक कर्ज माफी, ईवीएम जैसे मुद्दे। इसके अलावा जेटली का कहना है कि जीएसटी, नोटबंदी, नीरव मोदी, विजय माल्या, पुलवामा और बालाकोट, आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा, संस्था और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर विपक्ष जो फर्जी तरीके से अभियान चला रही है वो इस बार के चुनाव में काम नहीं करेगा। वित्त मंत्री का यह भी कहना है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इतना बेहतर काम किया है कि 5 साल बाद विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ कोई वास्तविक मुद्दा नहीं है। एनडीए सरकार के पास ऐसा नेतृत्व है जिस पर देश की जनता भरोसा करती है। विपक्ष दहशत की स्थिति में है। विपक्ष का एकमात्र नकारात्मक एजेंडा है कि एक आदमी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाओ। सरकार के खिलाफ किसी भी वास्तविक मुद्दे की गैर मौजूदगी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी न सिर्फ अपनी पार्टी बल्कि पूरे विपक्ष को नकली और जबरन बनाए गए मुद्दों पर भरोसा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने लिखा है कि वो नकली मुद्दों को उठाते हैं, उसके लिए माहौल बनाते हैं और फिर अपने झूठ को सच मानते हैं। तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एजेंडा 2019 सीरीज में सबसे पहले राफेल पर विपक्ष के फर्जी अभियान का खुलासा किया। उन्होंने लिखा है कि विपक्ष कहता है कि मौजूदा सरकार ने इस सौदे के तहत महंगा लड़ाकू विमान खरीदा है। जेटली का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और सीएजी दोनों ने इस सौदे को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इस सौदे में सरकारी खजाने के हजारों करोड़ रुपए बचाए हैं और ना ही किसी घरेलू उद्योगपति का सरकार ने पक्ष लिया है। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि सरकार ने 15 उद्योगपतियों के 2.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए हैं। इसे जेटली ने फर्जी मुद्दा बताते हुए लिखा है कि कर्ज का 1 रुपया भी माफ नहीं किया गया है। 2008 से 2018 के बीच सरकारी बैंकों ने अंधाधुंध ऋण दिए, वो एनपीए बन गए। मौजूदा सरकार ने दी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लागू किया। पिछले 2 साल में एनपीए के लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की वसूली की गई। वित्त मंत्री ने ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ को भी विपक्ष का फर्जी मुद्दा करार दिया। जेटली का कहना है कि पिछले 25 साल से चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है और ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है। जेटली ने यह भी कहा कि दरअसल समस्या उन लोगों को है जो चुनाव हार रहे हैं। ये वही मशीन है जिसके साथ कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में विधानसभा चुनाव जीता था। जीएसटी को आपदा बताने के विपक्ष की कवायद को भी जेटली ने फर्जी बताया। उन्होंने लिखा है कि सभी विपक्षी दलों ने जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन का समर्थन किया था। ये विपक्ष का ही लाया प्रस्ताव था, लेकिन वो इसे लागू करने में नाकाम रहे। वही विपक्ष का आरोप है कि नोटबंदी सरकार की विफलता थी, जिसके कारण गरीब लोगों को भारी कठिनाई हुई। जेटली ने इसे विपक्ष का फर्जी अभियान बताया है। साथ ही लिखा है कि नोटबंदी ने उन लोगों की नींद हराम कर दी जिनके पास काला धन था। नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने में मदद मिली, कर आधार बढ़ा, अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण हुआ और अधिक कर जमा होने लगा, जिसका इस्तेमाल गरीबों के लाभ के लिए किया जाता है। इसी तरह से वित्त मंत्री ने नीरव मोदी, विजय माल्या, पुलवामा और बालाकोट, आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा के मुद्दे पर भी विपक्ष के आरोपों को फर्जी अभियान का हिस्सा बताया है और साफ किया है कि चुनाव में विपक्ष को इन सारे फर्जी मुद्दे के अभियान का कोई लाभ नहीं मिलेगा। उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज उत्तराखंड में कांग्रेस के औपचारिक चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर सरकार हर गरीब को न्यूनतम इनकम की गारंटी देगी। राहुल गांधी ने जीएसटी और किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। रैली के बाद राहुल गांधी शहीदों के घर गए और उनके परिजनों से बातचीत की। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के गरीब लोगों को पैसा दे सकती है। ऐतिहासिक निर्णय लिया है, गारंटीड मिनिमम इनकम, मतलब गारंटीड मिनिमम आमदनी हर हिंदुस्तानी को। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं का दल बदल जोरों पर है। ओडिशा में चुनाव से पहले बीजेडी सांसद बालभद्र माझी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्होंने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात के बाद बीजेपी में शामिल हो गए और इससे पहले उन्होंने पार्टी पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था।
और वहीं उत्तराखंड की पौड़ी सीट से लोकसभा सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता भुवन चंद्र खंडूड़ी के बेटे मनीष खंडूड़ी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की जनसभा के दौरान उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। राहुल गांधी ने मंच पर उनका पार्टी में स्वागत किया और उनके आने पर खुशी जाहिर की। और उधर प्रयागराज से बीजेपी के सांसद श्यामा चरण गुप्ता समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी से बांदा से प्रत्याशी उन्हें बनाया गया है और श्यामा चरण गुप्ता पहले भी बांदा से सांसद रह चुके हैं। उधर आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने आज बीएसपी प्रमुख मायावती से लखनऊ में उनके घर पर मुलाकात की। इस दौरान चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। आरएलडी एसपी बीएसपी गठबंधन में शामिल है। जनता दल एस के महासचिव दानिश अली बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं और उन्होंने पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र की मौजूदगी में बीएसपी ज्वाइन कर लिया। दानिश अली ने कहा कि जेडीएस का यूपी में संगठन नहीं है। आज संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में हमें मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की सुगबुगाहट एक बार फिर तेज हो गई है। कांग्रेस कमेटी के लिए प्रभारी के बयान के बाद दोनों दलों में अब सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक अलका लांबा की भी कांग्रेस में घर वापसी के लिए तैयारी पूरी है। लोकसभा चुनाव 2019 में दिल्ली के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन होगा कि नहीं, इस पर फैसला जल्द हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा आज भी गठबंधन के लिए इंतजार में है। दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी पीसी चाको ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के लिए तैयार हैं। I said exactly that we should go for an alliance, and it is good that we have an alliance in Delhi, and our target is to defeat BJP. So to defeat BJP, the best way is to have an alliance with Aam Aadmi Party in Delhi. That is my opinion. That is opinion of the many people. There are people who do not have this opinion also. That is because we are a democratic party. There are different viewpoints. All these viewpoints, opinions will be already being reported to Congress President. Congress President will take a decision on this. इधर आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा पार्टी छोड़ कांग्रेस में घर वापसी के लिए तैयार बैठी हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ये जान चुके हैं कि बिना गठबंधन के वो दिल्ली नहीं जीत सकते, इसलिए गठबंधन पर जोर दे रहे हैं। गठबंधन के लिए जिस तरीके से कहा है कि दिल्ली नहीं तो हरियाणा, पंजाब कहीं भी गठबंधन कर लीजिए, तो ये अपना एक कमज़ोर चेहरा दिल्ली और देश के सामने आम आदमी पार्टी ने लाने का काम किया है। 15 में जो बहुमत मिला था, 17 में ही नगर निगम के चुनाव में और उसके बाद एक चुनाव हारने से जो वोट था कांग्रेस का वो वापस उनकी तरफ गया है। अगर ऐसा हो रहा है तो स्वाभाविक है कि आम आदमी पार्टी कमज़ोर होती है और कांग्रेस का वोट वापस जाना कांग्रेस को ताकत देने की बात है। तो मुझे लगता है ये साफ खुद आम आदमी पार्टी की लीडरशिप ने किया है। अपनी कमज़ोर एक चेहरा जो है वो सबके सामने लाकर इस तरह के समझौते पर जो बात हुई है। हालांकि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के प्रस्ताव पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित पहले भी असहमति जता चुकी हैं, लेकिन अब उन्होंने फैसला कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर छोड़ दिया है। दबाव की रणनीति के लिए आम आदमी पार्टी ने 7 लोकसभा सीटों में से 6 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों पर 11 मई को मतदान होना है। लोकसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करवाने के लिए आम आदमी पार्टी आज भी कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन कांग्रेस ने भी अब तक इस पर अपने हाथ पीछे नहीं किए हैं। चाहे गठबंधन के विचार पर कांग्रेस नेताओं की राय आपस में अलग थलग ही क्यों ना पड़ जाए। कैमरा पर्सन राज ठाकुर के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। इधर सीपीएम ने आज लोकसभा चुनाव के लिए 45 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर दी। पश्चिम बंगाल से सबसे ज्यादा 16 और केरल से 15 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए। इसके अलावा असम, त्रिपुरा समेत कई राज्यों में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है।
निर्वाचन उपायुक्त सुदीप जैन पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज कोलकाता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ उन्होंने बैठक की और इसमें राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को लेकर पार्टियों के साथ चर्चा की। निर्वाचन उपायुक्त ने बाद में जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और राज्य प्रशासन के अधिकारियों से मिलकर कानून और व्यवस्था की स्थिति का भी जायजा लिया। केंद्रीय अर्धसैनिक बल की 10 कंपनियां पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी हैं। Expecting Bengal to be declared as a sensitive state, all booths to be declared as a super sensitive booth. We have also quoted an order of the Supreme Court, where Supreme Court clearly stated that each and individual booth to be manned and managed by the Central Paramilitary Forces. They have gone through our demands, and then it will be the Election Commission to decide. We are hopeful that Bengal peoples this time, under the supervision of Election Commission, can able to use their free and fair franchises. भारत ने कहा है कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद का खात्मा चाहता है तो पहले उसे दाऊद इब्राहिम और सैयद सलाहुद्दीन को सौंप देना चाहिए। ये दोनों भारत के मोस्ट वांटेड अपराधी हैं और भारतीय नागरिक हैं। भारत कई बार मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट पाकिस्तान को सौंप चुका है, लेकिन पाकिस्तान बार बार इनके अपने यहाँ होने से मना करता है। दाऊद इब्राहिम 1993 में मुंबई सीरियल धमाकों का मुख्य अभियुक्त है। सैयद सलाहुद्दीन आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया है और 2017 में पठानकोट आर्मी बेस कैंप पर हमले का मुख्य अभियुक्त है। इससे पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान से पुलवामा आतंकी हमले के गुनहगार मसूद अजहर को भारत को सौंपने की मांग की थी। आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी की सूची में शामिल करने के प्रयास अभी खत्म नहीं हुए हैं। भारत मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित कराने के लिए चौतरफा दबाव बना रहा है। मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी की सूची में शामिल कराने के लिए भारत प्रयास जारी रखेगा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति के साथ काम करना जारी रखेगा और संयम बनाए रखेगा। इस मुद्दे पर संयम दिखाते हुए आगे बढ़ेगा। भारत का मानना है कि चीन जानता है कि कई आतंकवादी समूह पाकिस्तान में है। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन अब चीन के साथ गंभीर वार्ता कर रहे हैं, जिससे मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समिति में वैश्विक आतंकवादी घोषित करने को लेकर कोई समझौता किया जा सके। तीनों देश अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने संबंधी प्रस्ताव की भाषा को लेकर भी चीन से बातचीत कर रहे हैं। यदि उनके प्रयास के बावजूद भी अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित नहीं किया जाता है तो तीनों देश यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इस मुद्दे पर खुली बहस के प्रस्ताव पर भी विचार कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति का कहना है कि भारतीय फार्मा उद्योग दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए कम लागत वाली दवाओं के विकास पर ध्यान दे। ऐसा इसलिए भी बेहद जरूरी है कि भारत में दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित लोगों की संख्या 70 मिलियन से अधिक होने का अनुमान है। हैदराबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि बाजार में जेनेरिक दवाओं की तेजी से उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। नीति निर्माताओं और फार्मा कंपनियों को ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रमों, जीवन रक्षक दवाओं और निवारक टीकों के खासतौर पर ध्यान देना चाहिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैदराबाद में सरोजिनी नायडू वनिता फार्मेसी महाविद्यालय के सालाना समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर नई स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए उपराष्ट्रपति ने फार्मा क्षेत्र में शोध और इनोवेशन पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए कम लागत वाली दवाओं के विकास पर ध्यान देने को भी कहा। उन्होंने भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग को दवा निर्माण में गुणवत्ता के उच्च मानकों को लेकर प्रतिबद्ध रहने की भी अपील की। There should be an unwavering commitment to high standards of quality. Quality should be never compromised in drug manufacturing. And quality frameworks such as good manufacturing practices should strictly be adhered to. This is very important. There should also be a thrust on research and innovation. New healthcare challenges are emerging every day, especially with the alarming rise in the number of non-communicable and lifestyle diseases and cancers. New moleculars and new drugs will have to be discovered, and the treatment protocol will have to be continuously upgraded and updated. That's the need of the hour. All this will have to be achieved without compromising on the
affordability of drugs, quality of drugs. Pharmaceutical sector has the crucial responsibility of saving human lives. इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत के फार्मा उद्योग की यात्रा लंबी और शानदार रही है। उपराष्ट्रपति ने जानकारी दी कि 2020 तक भारत का फार्मा उद्योग $55 बिलियन होने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति ने जेनेरिक दवाओं के मामले में भारत के विश्व नेता के रूप में उभरने की इच्छा भी जाहिर की। उन्होंने युवा शोधकर्ताओं से चिकित्सा की भारतीय प्रणालियों को दुनिया में स्थापित करने की दिशा में काम करने की अपील की। Maintaining its legacy of being pioneer in the field of pharmacology, India today enjoys the exalted position of being the pharmacy to the world. The world is recognizing now. I've been to Latin America recently, only 4 days back. They are all looking to Indian generic medicines because our medicines are good, medicines are comparatively cheaper also. The pharma industry has posted a robust double-digit growth over the last few years. The industry was worth $36.7 billion in 2017 and is projected to grow to $55 billion by 2020. उपराष्ट्रपति ने कहा कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर के पास मानव जीवन को बचाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। फार्मा कंपनियों को गरीब लोगों को जीवन रक्षक और अन्य आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने पर जोर देना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तेलंगाना के शैक्षणिक संस्थानों की भी सराहना की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। इस साल 112 हस्तियों को पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया है। राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ की लोक गायिका तीजनबाई को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया। एमडीएच कंपनी के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी को राष्ट्रपति ने व्यापार और उद्योग खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में काम करने के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। इसके अलावा बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी और क्रिकेटर गौतम गंभीर को पद्मश्री अवार्ड, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पर्वतारोही बछेंद्री पाल को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। साथ ही राष्ट्रपति ने सार्वजनिक मामलों में अहम योगदान देने के लिए एचएस फुल्का को पद्मश्री सम्मान से नवाजा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।